इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले वालेंगे हेडलाइंस पर। देहरादून में उन्नति शर्मा का हुआ भव्य स्वागत। कॉमनवेल्थ कांस्य विजेता उन्नति का स्वर्ण पर लक्ष्य। एशियन गेम्स और ओलंपिक की तैयारी शुरू। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से प्रभावितों को मिलेगा हर संभव सहयोग। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, पुनर्वास और पुनर्निर्माण पर है पूरा फोकस। सरकार राहत के बचाव पुनर्वास में जुटी। कर्नाटक में मंत्री संतोष लाड ने एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए कई सवाल। पीएम केयर्स फंड्स पर मांगा जवाब और हिसाब। संतोष लाड ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार बढ़ाने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल शुरू। सीसीएमपी रजिस्ट्रेशन विरोध में डॉक्टरों का आंदोलन जारी। इमरजेंसी सेवाएं चालू, ओपीडी सेवाएं रहेंगी बंद। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में महिलाओं के 63 किलोग्राम जूडो वर्ग में कांस्य पदक जीतने वाली उन्नति शर्मा का देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और समर्थकों ने उनका उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया। इस दौरान उन्नति शर्मा ने कहा कि उनका लक्ष्य भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना था, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले में मामूली चूक के कारण वे फाइनल में नहीं पहुंच सकी। दरअसल उन्नति शर्मा ने बताया कि इसके बाद उन्होंने कांस्य पदक जीतने का संकल्प लिया, उसे हासिल किया। उन्नति ने कहा कि जब उनका पूरा ध्यान एशियन गेम्स और ओलंपिक की तैयारी पर है, उन्होंने विश्वास जताया कि अगले बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का पूरा प्रयास करेंगी। मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं भारत के लिए गोल्ड लेके आऊं, लेकिन मैं सेमीफाइनल बाउट में थोड़ी सी चूक गई। लेकिन मैं जब सेमीफाइनल हारी तो मैंने ठान लिया था कि मैं ब्रॉन्ज जरूर लेके आऊंगी अपने देश के लिए, क्योंकि एक गलती हो चुकी। मैं चाहती थी वो ब्रॉन्ज जीत के वो थोड़ी कमी तो गोल्ड की कमी तो पूरी हो। तो आगे का यही है कि इस बारी ब्रॉन्ज आया तो अगली बारी गोल्ड आए मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में। किस तरह की तैयारियां आपकी रही हैं? तैयारियां तो पूरी थी। हम अभी कॉमनवेल्थ जाने से पहले फ्रांस में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो तैयारी हमारी पूरी थी, हम पूरे रेडी थे, पूरा सपोर्ट था। तो अब आगे का क्या रहेगा? आगे का यही गोल है कि हम एशियन गेम्स के लिए ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर अब हम ओलंपिक्स 2028 के लिए अपने मेन गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। किस किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौती तो कुछ नहीं, बस मेरे अभी 1 महीने पहले एल्बो में इंजरी हो गई थी, तो थोड़ा उसका टेंशन था। बाकी कंपटीशन आते आते वो भी सही हो गया, तो इतनी कोई। आपके फादर जो है, हाँ जी, आर्मी से सेवानिवृत्त है। हाँ जी, हाँ जी। आपने खेल का फील्ड चुना है। हाँ जी। जबकि जो है कि अक्सर एक फौज का जो फैमिली का वो ये कहते हैं कि भाई हम भी आर्मी में, लेकिन आपने खेल का फील्ड चुना है, क्या कहेंगे? मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे फादर ने आर्मी सर्व की है, और चाहे मैं खेल के थ्रू ही कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी अपनी नेशन को सर्व ही कर रही हूँ एक तरीके से, जो मुझे लगता है। और मेरी शुरू से ही रुचि खेल में थी और मेरा सारा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में था, तो मैंने स्पोर्ट्स ही चुना। खेल तो और भी हैं, लेकिन आपने जूडो ही चुना क्योंकि वो मुझे अलग लगा था। और फिर मेरी शुरुआत जूडो किसी स्कूल से हुई है, तो यही मैंने जूडो देखा था पहली बार, और यही मैंने पहली बार मेडल जीत के आई थी। किसको देता है? मैंने इनके अंडर जूडो स्टार्ट करी थी यहाँ पर स्कूल में, पुनीश सर। हाँ, ये नए पीटीआई पे थे, यही थे, यही है, इसी स्कूल से यही है। युवाओं को क्या मैसेज देंगे जो युवा आगे? मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूंगी कि वो
अपनी लाइफ में अच्छा करें, सही रास्ते पे चलें और पूरे हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ अपने गोल को अचीव करें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य के कुछ इलाकों में बादल फटने की घटनाओं से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार की पहली प्राथमिकता प्रभावित लोगों का बचाव और राहत कार्य थे, जिसे तेजी से पूरा किया गया। अब सरकार पुनर्वास और पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों की संपत्ति का नुकसान हुआ है उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। हाल ही में मौसम के वजह से और खासकर कुछ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के वजह से जानी नुकसान और माली नुकसान काफ़ी हुआ है। फौरी तौर तो हमारी कोशिश थी कि रेस्क्यू का काम हो, जो लोग लापता हैं उनको ढूंढ के निकाला जाए। उसके बाद हम रिकवरी में लगे और अब रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की बारी आ रही है। जिन लोगों के मकान तबाह हो गए हैं उन्हें किस तरह दोबारा बसाया जा सकता है। जिनके मकान अभी भी खड़े हैं लेकिन नुकसान बहुत हुआ है, उनकी हम किस तरह मदद कर सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, चाहे वो दरियाओं में फ्लड प्रोटेक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी सड़कें हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, काफ़ी सारा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी उसको भी नुकसान हुआ है। तो अब सुरनकोट से मैं अब एक आध और इलाके से जाके फिर पुंछ में अपनी जो अफसरों की टीम है उनके साथ बैठ के जितना हमसे हो सकेगा इस मुश्किल दौर में लोगों की मदद वो हम कर लेंगे। सर, उसके बाद फसलें तमाम खत्म हो गई हैं, क्या आप चाहते हैं कि 6 महीने के लिए राशन दिया जाए? उस पर भी हम गौर करेंगे। अगर यहाँ से कोई इस तरह का प्रपोजल मूव होता है तो ज़रूर उस पर गौर किया जाएगा। हम वो लोग हैं जिन्होंने 2014 में सैलाब के दौरान 6 महीने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर का राशन मुफ्त किया था, इस बात के बावजूद कि कई ऐसे इलाके थे जहाँ सैलाब आया ही नहीं था। तो अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से ये प्रपोजल आ जाता है कि उन इलाकों में जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ जहाँ फसल की तबाही हुई है, वहाँ पे हमें मुफ्त राशन का इंतजाम करना होगा, वो हम करने के लिए तैयार हैं। कर्नाटक के हुबली में मंत्री संतोष लाड ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कहा कि राज्य में अपनाई जा रही व्यवस्था अन्य राज्यों से अलग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्यों के आरोप नहीं लगाती और हर मुद्दे पर उसके पास आंकड़े मौजूद हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री संतोष लाड ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कई महत्वपूर्ण सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। दरअसल उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष यानी पीएम केयर्स, पीएम एनआरएफ में आए करीब 20,000 करोड़ रुपए के उपयोग का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की। साथ ही मंत्री संतोष लाड ने कहा कि बीजेपी लगातार कांग्रेस से 70 वर्षों का हिसाब मांगती है, लेकिन इस राशि पर जवाब देने से बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठे जवाब देने में माहिर है। देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है और भाजपा शासित राज्यों के विकास को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ಇವತ್ತು ಅದೇ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ 2-3 ದಿನ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ, ನೇರವಾಗಿ ರೈತರು ಮಾತಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಿರಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಜನರೆಲ್ಲ ಜಮೀನುಗಳ ಹರಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಯಾಕೋ ತಡ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ? ತಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಡಿ ಸಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಸಿಗಳು ತಿರುಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ಅಷ್ಟೇ, ನಿನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈಗ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರು ಯೂಶಲಿ RMA ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ, 100% ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ
ಬರ ಘೋಷಿತ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು BJP ಸಹ ತಮ್ಮ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಒಂದು ಬರ ತಂಡ ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ದಮ್. ಅವರು ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ದಮ್. ವಿಜೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ. ಅವರು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅವರು ವಿಜಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು 10,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಒಂದು 50,000 ಕೇಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ 50,000 ಕೋಟಿ ಕೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ಸಲ ನಾವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದಾವೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲ್ತಾ ಧೋರಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ. महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर के आह्वान पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला सहित पूरे राज्य के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है, जहां डॉक्टरों का कहना है कि उनका आंदोलन मरीजों के खिलाफ नहीं बल्कि सुरक्षित, वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित चिकित्सा व्यवस्था और मेडिकल शिक्षा के मानकों की रक्षा के लिए है। उन्होंने प्रस्तावित CCMP रजिस्ट्रेशन पर सरकार से कई बार आपत्ति जताई, लेकिन कोई संतोषजनक निर्णय नहीं हुआ है। वहीं आंदोलन के दौरान इमरजेंसी, ICU, कैजुअलिटी और आपातकालीन ऑपरेशन सेवाएं जारी रहेंगी, जबकि नियमित OPD और गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं डॉक्टरों ने सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग भी की है। इंडेफिनेट टाइम के लिए स्ट्राइक रख रहे हैं। ये स्ट्राइक सेंट्रल मार्ट की तरफ से है और अकोला GMC मार्ट की तरफ से है। इसमें अपन कोई भी पैथी के अगेंस्ट में नहीं है या किसी पेशेंट के अगेंस्ट में नहीं है। यहाँ पे जो भी सर्विसेज अभी क्लोज हुए हैं, ऑल रूटीन सर्विसेज एंड OPD सर्विसेज आर क्लोजेस फॉर इंडिपेंडेंट टाइम, और जो भी इमरजेंसी कैजुअलिटी सर्विसेज है वो चलेंगे पेशेंट सेफ्टी के लिए। हमारा जो डिमांड्स है वो ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि CCMP रजिस्ट्रेशन की तरफ से होम्योपैथी डॉक्टर जो BHMS डॉक्टर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। उसमें ऐसा हो रहा है कि जो भी डॉक्टर BHMS डॉक्टर्स हैं वो एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो होना नहीं चाहिए। उसी के लिए हम लोग स्ट्राइक रख रहे हैं यहाँ पे, और ये स्ट्राइक इंडेफिनिट टाइम के लिए है। कैसे कंटिन्यू रख रहे हैं हम लोग एज ऑफ नाउ। हमने तो रूटीन OPD सर्विसेज और जो भी सर्विसेज रहती है इलेक्टिव OTs वो उसको पोस्टपोन कर दिया है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो इसमें ऐसा होगा कि आगे से मतलब कल या परसों से जो भी इमरजेंसी सर्विसेज वो भी क्लोज कर दिए जाएंगे। सब स्ट्राइक में शामिल हुए हैं, पूरे 150 लोग आज, ये सब जो डॉक्टर हैं ये सब आज स्ट्राइक में शामिल हुए हैं। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम लोग ये स्ट्राइक बंद नहीं करेंगे। ये स्ट्राइक इंडेफिनाइट टाइम के लिए है, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, वरना स्ट्राइक बंद। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के मानसून सत्र में हुए हंगामे को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट लेकर आई थी, जिसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए नई योजनाओं और रोजगार, कौशल विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रावधान था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण इन मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं हो सकी। उन्होंने विपक्ष के आचरण को किसान, युवा, महिला और गरीबी विरोधी करार दिया। जो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक चेहरा है वो एक बार फिर से विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला है। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। मानसून सत्र में युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हो, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए कोई नई योजना घोषित हो सके, गरीबों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए भी कुछ अतिरिक्त प्रयास
आगे बढ़ें, इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, जिनके लिए इन सभी मदों में धनराशि की व्यवस्था भी थी। नई योजनाओं को घोषित करने के लिए चर्चा विधानसभा में हो सके, इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कमला नेहरू संदीपनी विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने छात्रों के साथ समय बिताया और विद्यालय की प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कक्षाओं, संगीत कक्ष और रोबोटिक्स लैब का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से स्टूडेंट कैबिनेट की अवधारणा की सराहना, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने कहा कि यह मॉडल बच्चों में नेतृत्व क्षमता और स्वावलंबन विकसित करने का उत्कृष्ट प्रयास है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संदीपनी विद्यालय जो बना करके आज विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए जो उपलब्ध हुए हैं, मैं आज प्रदेश के विद्यालयों से भी जुड़ा और यहाँ हमारे कमला नेहरू संदीपनी विद्यालय भोपाल में सब बच्चों के साथ सुबह से उनके अलग अलग प्रकार की सभी लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, पढ़ने के क्लासरूम, संगीत की क्लास, रोबोटिक और कई प्रकार की गतिविधि चलाने के लिए एक विद्यालय में बहुत अच्छी गतिविधियों के साथ सबसे मिला। और सबसे अच्छी बात, विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ते पढ़ते उनके अपने खुद के विद्यार्थी कैबिनेट का भी मुझे नया परिचय आया कि यहाँ मंत्री भी बनाए गए बच्चों को अपने अपने विभाग के संचालन के लिए, और साथ ही साथ स्वावलंबन तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने का, सर्वांगीण विकास करने की जो कल्पना है वो हमारे संदीपनी विद्यालयों के माध्यम से वाकई अद्भुत है। मैं अपनी ओर से एजुकेशन डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहूँगा और ये बात तय है कि हमारे बच्चों के साथ जो आज हमें निवेश कर रहे हैं वो कल के सक्षम देश, सक्षम प्रदेश की तरफ ले जाता है। ऐसे में संदीपनी विद्यालय की सौगात देश में अनूठी और सर्वश्रेष्ठ है। मेरी अपनी ओर से बधाई। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।